मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को, जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी। वे साध्य है आराध्य है, आराधना के सार है। हो नमन उन जिन देव को, जो भव जलधि के पार है। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भवे जिसकी उतारे आरती। नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती। नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है। भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन वचन को। निज भाव निर्मल करण को, जिन वर कथित नय चक्र को। निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से यहाँ हम चर्चा करते हुए 4 प्रकार के निश्चय नयों के साथ साथ 4 प्रकार के व्यवहार नयों की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ये 4 प्रकार के व्यवहार नयों की विविध परिभाषाएं हमने अनेक आगम प्रमाणों से यहाँ देखी है, पढ़ी है, और इन्हीं बातों को देखते हुए पढ़ते हुए हमने इनके स्वरूप को भी समझने का प्रयत्न किया। आप एक एक लाइन में यदि उनकी परिभाषा को वापस देखेंगे तो स्वरूप फटाफट स्पष्ट हो जाएगा। सद्भूत और असद्भूत, सबसे पहले तो आपको इन 2 चीजों में बंटवारा करना पड़ेगा। नए प्रयोग करते समय सबसे फर्स्ट स्टेप है ये। इससे भी पहला स्टेप एक और है। वो क्या है कि जो भेद या अभेद देखा जा रहा है वो एक वस्तु की चर्चा है या 2 वस्तु की चर्चा। ये देखें आप, यदि एक वस्तु की चर्चा है
और भेद देखा जा रहा है तो सद्भूत के अंतर्गत जाएगा, और दो वस्तुओं में संबंध बताया जा रहा है तो असद्भूत के अंतर्गत जाएगा। माने नए प्रयोग करने के पहले ही हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि ये सद्भूत व्यवहार की बात है या असद्भूत व्यवहार की बात है। उसके बाद उपचरित और अनुपचरित लगाएं तो शायद आसानी होगी। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट चार में प्रयोग करने लगते हैं। हम बोलने लगते हैं उपचरित सद्भूत है, अनुपचरित असद्भूत है, ये तो वो बहुत गड़बड़ी हो जाती है उसमें। बहुत सावधानी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों से नयों के प्रयोग हम करवाएंगे और आपको नए प्रयोग में गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आप अपने दिलों में और दिमाग में इस बात को पक्का रख लेवे कि ये जो बात कही जा रही है ये बात एक वस्तु के बारे में है, इसलिए यहाँ सद्भूत व्यवहार लागू होगा। ये बात दो वस्तुओं के बारे में कही जा रही है, इसका मतलब यहाँ असद्भूत व्यवहार लागू होगा। सद्भूत एक ही वस्तु में लागू होने वाला, अ माने नहीं, सद माने वस्तु और भूत माने होना, तो असद्भूत ऐसा व्यवहार, जो व्यवहार भिन्न भिन्न वस्तुओं के साथ में लागू होता हो, उसका नाम है असद्भूत व्यवहार। देखिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं का व्यवहार ही तो दिन रात चलता है। रोजाना हम करते क्या है, हम यही तो करते हैं, मैंने खाना बनाया, मैंने रोटी बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, दुकान चलाई, पैसा कमाया। ये सब जो है दो वस्तुओं संबंधी तो है। मैंने पढ़ाया, मैंने समझाया, मैंने सिखाया, मैंने गाड़ी चलाई, तो मैंने क्या क्या किया सुबह से लेकर शाम तक, ये सब दो वस्तुओं संबंधी ही तो चर्चाएं चलती है। माने ये सारा व्यवहार असद्भूत व्यवहार की श्रेणी में चला जाता है। अब उसके बाद हमें सेकंड स्टेप पर आना है कि सद्भूत में दो हिस्से हो गए, उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत, और इनकी एक एक लाइन में परिभाषा आपको बतला दी थी। पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद को विषय करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। बस आप एक वस्तु की मर्यादा के भीतर की चर्चा हो तो आप तुरंत इस बात को अप्लाई करके देखिए कि क्या ये पूर्ण विकसित पर्यायों की चर्चा चल रही है या फिर क्या ये गुण भेदों की चर्चा चल रही है। तो बस फर्स्ट नंबर वाला नय हो गया। सेकंड नंबर यदि ये नहीं है और एक ही वस्तु की बात है, तो फिर आप देखिए क्या ये अल्प विकसित और विकारी पर्यायों की बात चल रही है। देखिए कि हाँ यार ये तो अल्प विकसित पर्याय है, मति ज्ञान आदि की चर्चा चल रही है, हाँ ये तो विकारी पर्यायों की चर्चा चल रही है, तो फिर तुरंत सेकंड नंबर वाला नय लग जाएगा, जिसे अशुद्ध सद्भूत कहा गया है या फिर जिसे उपचरित सद्भूत व्यवहार नय कहा गया है। ठीक है, अब दो वस्तुओं की जब चर्चा चल रही हो तो फिर वहां एक अलग तरह से हमें देखना पड़ेगा कि दो वस्तुएं यदि निकट के संबंध वाली है तो अनुपचरित असद्भूत है, और दूर के संबंध वाली है तो फिर वो उपचरित सद्भूत वाली है। निकट और दूरी का संबंध भी कल हमने बतलाया था, आपको ध्यान होगा। निकट का संबंध माने क्या, निकट का संबंध किसे कहते हैं, नजदीक का संबंध किसे कहें, जिसे अलग नहीं किया जा सके, दूर नहीं किया जा सके, जो जन्म से लेकर मरण तक हमारे साथ हैं, वो संबंध है निकट का संबंध। इसमें शरीर और द्रव्य कर्म वाली बात लागू होती है, और भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थ और पृथक पदार्थ जब कर्ता भोक्ता रूप से ग्रहण किए जाते हैं तो वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय बन जाता है। चलिए अब इसी चर्चा को एक बहुत सुंदर उदाहरण से, सद्भूत असद्भूत वाली इस चर्चा को एक देशों का उदाहरण देकर के, दुनिया का उदाहरण देकर के बहुत अच्छे ढंग से इतना सुंदर सांगोपांग विवेचन किया है हमारे ग्रंथकर्ता आदरणीय छोटे दादा ने। माने जब उसे पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है यार क्या सोच थी, क्या चिंतन था
किस तरह से बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, एक एक पैराग्राफ में नए नए एंगल से। ये दुनिया की व्यवस्था देखो, दुनिया माने 6 द्रव्यों के समूह वाली दुनिया, और एक ये लौकिक दुनिया जिसमें लगभग 200 देश हैं। तो ये 200 देश वाली जो दुनिया है, जैसे हम ग्लोब के रूप में देखते हैं, अर्थ कहते हैं, ये दुनिया, इसका नाम लौकिक दुनिया। एक अलौकिक दुनिया जो 6 द्रव्यों के समुदाय वाली दुनिया है, षट द्रव्यात्मको लोक है। इन दोनों दुनिया की व्यवस्था को बड़े अच्छे ढंग से सामने प्रस्तुत करके बहुत ही अच्छे ढंग से उन बातों को समझाया है कि दुनिया में क्या होता है और हमारे विश्व में क्या होता है। देखो, इस जगत में क्या हो रहा है, इन सब देशों के बीच में किस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है। देश, अलग अलग देश, फिर अलग अलग प्रांत, नगर, व्यवस्थाएं, किसका किस में हस्तक्षेप, किसका किसके साथ में संबंध। एक तरफ तो ये बातें हो गई, और दूसरी तरफ जो बात है वो बात है इस पूरे 6 द्रव्यात्मक दुनिया के संदर्भ में। तो इस लौकिक दुनिया की व्यवस्थाएं जो हम समझते हैं, जो हमारे द्वारा ज्ञात है, उसके माध्यम से अज्ञात को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। नए कहो या हमारे जिनागम की पद्धति कहो, वो पद्धति क्या है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना, यही पद्धति है। माने जो बात ज्ञात है, ठीक है ना, जो ज्ञात है उससे अज्ञात को देखते हैं, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है उससे नहीं देखने वाले को पकड़ते हैं, दृष्टांत से सिद्धांत की तरफ जाते हैं, दृश्य से अदृश्य की तरफ जाते हैं, सरलता से कठिनता की तरफ जाते हैं। ऐसा ही स्वरूप होता है, और उस स्वरूप को हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर निकालिए आप लोग आपकी पुस्तकों में, परिभाषाओं के जस्ट बाद वाला प्रकरण, पेज नंबर है 118, 118 नंबर पेज। आपके पास पुस्तकें हैं तो बहुत अच्छी बात है, पुस्तकें नहीं है तो स्क्रीन तो आपके सामने खुली हुई है जी। देखिए कितने उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर दिए चारों प्रकार के नयों के संदर्भ में, और फिर विनम्र निवेदन कर दिया कि भैया यद्यपि ये दावा तो नहीं किया जा सकता है कि सब कुछ आपको बताया जा चुका है, सारे प्रयोगों को समेट लिया गया है, फिर भी हम इतना जरूर मुख्य रीति से कह सकते हैं कि पंचाध्यायी को छोड़कर बाकी के जितने हैं उन सब की चर्चा हमने कर ली है। माने लगभग मोटे मोटे तौर पर चर्चा हो गई है। इन विषयों के संदर्भ में और गहराई से जानने से पहले जो एक अनुरोध व्यक्त किया गया था पुराने विषय को एक बार गहराई से देख लेने, जान लेने का, हमने उस पूरे विषय को एक बार रिपीट अभी कर लिया है। अब बढ़ रहे हैं आगे, जिस प्रकार आपके सामने दिखाई दे रहा है। इससे ऊपर वाली लाइन पढ़ लो। व्यवहार नय के पूर्वोक्त भेद प्रभेदों के स्वरूप और विषय वस्तु को हम निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। व्यवहार नय के भेद प्रभेदों को किस तरह से समझ सकते हैं, जिस प्रकार सर्व प्रभुता संपन्न अनेक देशों के समुदाय रूप ये लौकिक विश्व है। बोलो, सब प्रभुता संपन्न है। आप सिंगापुर चले जाइए, कितना संपन्न दिखता है, अमेरिका चले जाइए, कितने संपन्न देश दिखाई देते हैं। जापान की संपन्नता किससे छिपी हुई है, लंदन, यूके, इधर उधर चले जाओ आप दुनिया भर में, आपको लगेगा ये पूरी दुनिया में सब देश अपनी अपनी दृष्टि से सर्व प्रभुता संपन्न है। ये लौकिक विश्व है। पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त अनेक देश इसकी इकाइयां हैं। 200 से ज्यादा यूनिट हैं, 200 से ज्यादा देश हैं इस लौकिक विश्व में। प्रत्येक इकाई अपने में परिपूर्ण है, अखंड है, पूर्ण स्वतंत्र है। हम नहीं बोलते अपना अखंड भारत, हमारा जो भारत है परिपूर्ण है अपने आप में, चाइना अपने आप में परिपूर्ण है। तो इस तरह से उसी प्रकार जैसे ये लौकिक विश्व की बात कही गई है, उसी प्रकार
सर्व प्रभुता संपन्न अखंड अनंतानंत द्रव्यों के समुदाय रूप यह अलौकिक विश्व है। लौकिक विश्व में लौकिक विश्व में तो अनेक देश थे और यहाँ अनेक द्रव्य है। लौकिक विश्व में देश, अलौकिक विश्व में द्रव्य। लौकिक विश्व में देशों की व्यवस्थाएं और यहाँ द्रव्यों की व्यवस्थाएं। लौकिक विश्व की यूनिट थी, इकाई थी देश, अलग अलग देश, और यहाँ इकाई है अनंत अनंत द्रव्य। और प्रत्येक इकाई अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, अखंड है और पूर्ण स्वतंत्र भी है। जिस प्रकार नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं अपन। ये पहला अंतर किया लौकिक दुनिया के संबंध में अलौकिक दुनिया का। ऐसे कई बिंदु बतलाएंगे, 6-7 बिंदु बतलाएं मोटे मोटे तौर पर, और आपको लगेगा कि यार ये जो दुनिया है, इस दुनिया के साथ में जैन दुनिया कितनी मिलती जुलती है। पहला पॉइंट हो गया ये, लौकिक विश्व और अलौकिक विश्व। पॉइंट नंबर 2, जिस प्रकार देश के भीतर अनेक प्रदेश होने पर भी वह खंडित नहीं होता। क्या एक देश में अनेक प्रदेश होते फिर भी वह खंडित नहीं होता, उसी प्रकार द्रव्य रूपी देश के भीतर भी अनेक प्रदेश हो सकते हैं, होते हैं, पर उनसे वह खंडित नहीं होता। बोलो, जैसे समझ लीजिए आप, भारत एक अखंड देश है, लेकिन फिर भी कितने खंड हैं उसमें। राजस्थान अलग प्रदेश है, मध्य प्रदेश अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, गुजरात है उधर दक्षिण में चले जाओ तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु है, ये सब कितने कितने सब प्रांत हैं। तो अनेक प्रांतों में विभक्त होने पर भी उसकी अखंडता खंडित नहीं होती है ना। इसी तरह से द्रव्य के भीतर की बात कीजिए, द्रव्य भी तो एक देश है। द्रव्य की तुलना एक देश से की जा रही है, उस द्रव्य में भी अनेक प्रदेश होते हैं। जैसे जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, पुद्गल संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, धर्म अधर्म असंख्यात प्रदेशी हैं। तो अनेक अनेक प्रदेश होने पर भी उसकी अखंडता खंडित नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, पहले देश की बात की, दूसरे नंबर पर प्रांतों की बात की, तीसरे नंबर पर उनकी अपनी शक्तियों की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, जिस प्रकार प्रत्येक देश की अपनी शक्तियां और अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, पर उन शक्तियों और व्यवस्थाओं के कारण देश की अखंडता खंडित नहीं होती, प्रभु संपन्नता प्रभावित नहीं होती। देश में शक्तियां भी तो है, अलग अलग तरह की शक्तियां काम कर रही है और उनकी व्यवस्थाएं होती है। समझ लीजिए मिलिट्री अलग प्रकार की, वायु सेना अलग काम कर रही है, तो थल सेना अलग काम कर रही है, जल सेना अलग काम कर रही है, यातायात की शक्ति अलग है, जल विभाग अलग शक्ति काम कर रही है, मेडिकल अलग पावर काम कर रही है, उनकी पुलिस विभाग व्यवस्थाएं अलग है। तो ये सब प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, अलग अलग प्रकार की पावर से हैं, लेकिन इनके कारण देश की अखंडता खंडित नहीं होती। माने परिवहन विभाग है तो परिवहन विभाग सुरक्षा विभाग का विरोधी नहीं है। माने देश में जितनी तरह की चिकित्सा विभाग है, तो चिकित्सा की व्यवस्थाओं का क्या यातायात व्यवस्था विरोधी होगी? उनकी अलग नियम कायदे कानून है, इनके अलग हैं, जो कुछ भी हो सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अखंडता खंडित नहीं होती। समझ लीजिए आप जयपुर के घेवर हैं कि जयपुर की गजक है, तो वो पूरे दुनिया भर में जाती है कि नहीं, पूरे देश में इधर से उधर। नागपुर के संतरे हैं सब, तो नागपुर के संतरे अकेले नागपुर वालों के लिए ही है, यहाँ भी सब जगह है ना। तो कहने का मतलब किसी भी प्रांत की अपनी कोई एक अलग बात होने पर भी, जैसे रेल व्यवस्था है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये
राजस्थान ये कह दे कि नहीं नहीं साहब, हमारे यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है और आप सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो हम बीजेपी के केंद्र की व्यवस्थाओं को राज्य प्रांत के अंदर नहीं आने देंगे। अरे भाई, ऐसा नहीं चलता है। सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी अखंडता एक दूसरे से प्रभावित नहीं होती, प्रभु संपन्न है वे। ये उदाहरण था। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां होती है और उनकी अनंत अनंत अवस्थाएं भी होती हैं, पर उन शक्तियों और अवस्थाओं के कारण द्रव्य की अखंडता खंडित नहीं होती, प्रभु संपन्नता प्रभावित नहीं होती। कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 3 था ये। माने रंच मात्र भी प्रभावित नहीं हो रही है। आप देखिए कितनी सुंदर द्रव्य की व्यवस्थाएं दिख रही है। जैसे द्रव्य में एक वीर्य शक्ति है, द्रव्य में एक जीवत्व शक्ति है, द्रव्य में एक ज्ञान शक्ति है, द्रव्य में अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है। तो जितनी भी शक्तियां हैं, क्या ये शक्तियां अपने अपने में एक अस्तित्व नाम की शक्ति है? तो अस्तित्व शक्ति तो अस्तित्व को ही टिकाए रखती होगी, या ज्ञान को भी टिकाने का काम करती है? ज्ञान भी टिकता है। माने वो द्रव्य की अखंडता को खंडित नहीं करते, प्रभु संपन्नता उससे प्रभावित नहीं होती। पॉइंट नंबर 4, तुलना देखिए आप कैसे कर रहे हैं, दुनिया से, देशों से द्रव्यों की तुलना है। ये बड़ा बड़ा गजब का ही चिंतन है दादा का, क्या कहेंगे, कितना व्यवस्थित रीति से इन्हें प्रस्तुत किया है। किसी देश की अखंडता या प्रभु संपन्नता तब प्रभावित होती है, ध्यान देना, देश की अखंडता या प्रभु संपन्नता तब प्रभावित होती है जब कोई दूसरा देश उसकी सीमा का उल्लंघन करता है। खतरे में पड़ जाती है फिर उसकी अखंडता, उसकी निजी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया? यही किया ना। देश जो परतंत्र रहा इतने लंबे समय तक, भारत देश, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने यहां आकर देश की व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। देश परतंत्र हो गया, प्रभावित हो गया, सब खंड खंड हो गया, बिखर गया। जब दूसरा देश उसकी सीमा का उल्लंघन करता है, उसकी निजी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करता है, तब अखंडता प्रभावित होती है। समझ लीजिए चाइना बॉर्डर पर वो कुछ कर रहा है, कहीं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, कहीं इधर से पाकिस्तान कुछ कर रहा है, इधर इधर बॉर्डर के ऊपर कुछ हो रहा है, वो इधर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। होती है इस तरह की समस्याएं। उसी प्रकार कर्सर लगा दीजिए आपका, कहां चल रहा है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की अखंडता और प्रभु संपन्नता तब प्रभावित होती है कि जब कोई अन्य द्रव्य उसकी सीमा में प्रवेश करे या उसकी अवस्थाओं में हस्तक्षेप करे, तब फिर डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ। माने समझ लीजिए यहां से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप करने लगे, मैं पुद्गलों के अंदर छेड़छाड़ करने लगूं, पुद्गल का प्रभाव मेरे में पड़ने लगे, तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, प्रभुता गड़बड़ा जाएगी। ऐसा होता नहीं है। लेकिन आगे देखिए 5 नंबर का बिंदु, फिर तुलना कर रहे हैं। जिस प्रकार देश अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर शासन, प्रशासन और व्यवस्थाओं की दृष्टि से अनेक प्रदेशों में, जिलों, नगरों, ग्रामों आदि में तथा भागों विभागों में भेदा जाता है, कितने संभाग बना दिए जाते हैं, नगर बना दिए, जिले बना दिए, व्यवस्थाएं कर दी, इन सब के अंदर भेद दिया है ना, भेदा जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य भी अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या इस 5वें बिंदु में क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार द्रव्य अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर, मतलब द्रव्य तो अखंड ही है, देश तो अखंड ही है, भारत देश अखंड है, शासन प्रशासन की दृष्टि से उसे प्रांत, जिलों, नगर, ग्रामों में विभाजित कर दिया जाता है, भेजा जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य भी अपनी अखंडता और एकता कायम रखकर समझने समझाने की दृष्टि से गुण गुणी में, प्रदेश प्रदेशवान आदि से, पर्याय पर्यायवान आदि से भेदा जाता है। भेद कर दिए, अखंड द्रव्य में खंड खंड कर दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाते हैं, इस तरह के भेद डाल दिए जाते हैं। देखिए आप बड़ी सुंदर ढंग से इन सब बातों को समझा रहे हैं। 6 नंबर का पॉइंट, अभी ऊपर तो कहा भेदा जाता है,
क्या विविध दृष्टियों से भेदा जाता है। अब नीचे इस 6 नंबर बिंदु में कह रहे हैं, यद्यपि एक देश की मर्यादा में किए जाने वाले ये प्रदेशों के भेद वैसे नहीं होते जैसे दो देशों के बीच होते हैं। राजस्थान और गुजरात, इन दोनों में भेद वैसा नहीं है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा हो। क्या एमपी, यूपी, उत्तराखंड, उत्तरांचल आदि के जो भेद है, ये भेद वैसे थोड़ी ना जैसे चाइना बॉर्डर के साथ में है। कितने सुंदर ढंग से बतलाई है बात। यद्यपि एक देश की मर्यादा में किए जाने वाले ये प्रदेशों के भेद, प्रांतों के भेद वैसे नहीं होते जैसे कि दो देशों के बीच होते हैं, तथापि ये भेद सर्वथा काल्पनिक भी नहीं होते। बोलो, काल्पनिक थोड़ी ना है ये भेद। राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो भेद है, राजस्थान और महाराष्ट्र का जो भेद है, गुजरात का जो भेद है, वो भेद क्या काल्पनिक है? नो, ये काल्पनिक नहीं है। उसी प्रकार एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किए गए गुण भेदादि भेद, एक द्रव्य की मर्यादा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, पर्याय, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, पहला गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान, 14वां गुणस्थान, छठा, सातवां गुणस्थान, गुणस्थानों की दृष्टि से, मारणाओं की दृष्टि से, जीव समाज की दृष्टि से, पर्याप्तियों की दृष्टि से, किसी के 4 पर्याप्ति है, किसी के 6 पर्याप्ति है, किसी के 6 प्राण है, किसी के 8 प्राण है, किसी के 10 प्राण है। ये क्या चक्कर है? भेद कर दिए। एक ही वस्तु के भीतर के भेदों की चर्चा कर लो। ज्ञान दर्शन आदि के भेद कर लिए, प्रदेश भेद कर दिए हमने, शक्तियों के भेद कर दिए। नहीं, जीवत्व शक्ति का अलग है स्वरूप, चिति शक्ति अलग होती है। नहीं, सुख शक्ति अलग प्रकार की। नहीं नहीं नहीं, अब देखो प्रकाश शक्ति और इस शक्ति में क्या फर्क है। फिर जब कभी शक्तियां पढ़ाते हैं तो लोग प्रश्न करते हैं, तो फिर साहब इस शक्ति और इस शक्ति में क्या अंतर है? कुछ ऐसी सिमिलर सी दिखने वाली होती है ना, नहीं अंतर बतलाओ, इन शक्तियों के अंदर अंतर बतलाओ, तो फिर उन शक्तियों के अंदर अंतर बतलाते। तो ये कह रहे हैं गुण भेद आदि जो भेद है, ये भेद दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान अभाव रूप न होकर अतत भाव रूप होते हैं। माने ये भेद काल्पनिक नहीं है, इन भेदों को अभाव में नहीं लाया है, ये भेद अतत भाव रूप है। ज्ञान का दर्शन में अभाव अतत भाव कहा है, द्रव्य गुण पर्यायों का एक दूसरे में अभाव अतत भाव कहा है। प्रवचन सारे 106 नंबर का था। तो ये सब अतत भाव क्या होता है? अभाव, ऐसा अभाव थोड़ी ना जीव और पुद्गल में जैसा अभाव है वैसा ज्ञान और दर्शन में अभाव है क्या? जीव और पुद्गल का अभाव दो देशों के अभाव जैसा है, और ज्ञान का दर्शन में अभाव दो प्रांतों में एक दूसरे में अभाव जैसा है। क्या ख्याल में आ रही है बात? अच्छा, उनमें भी और अंदर जाकर के देखो, अभी तो ज्ञान दर्शन का अभाव कहा ना हमने, प्रांतों के अभाव जैसा। अब हम कह रहे हैं ज्ञान में ही और अभाव देखो, तो मति ज्ञान में श्रुत ज्ञान का अभाव ये दो जिलों में अभाव जैसा है, एक ही प्रांत के। जैसे राजस्थान के अलग अलग जिले, जयपुर अलग जिला है, अजमेर अलग जिला है, जोधपुर अलग जिला है, तो ये जो जिलों के भेद हैं ये तो एक ही प्रांत के अंतर्गत है। इसी तरह से वो एक ही गुण के अंतर्गत भी पर्यायगत भेद किए गए हैं, पर्यायों की अपेक्षा से भेद किए गए हैं। देखिए 7 नंबर का बिंदु, आपको विश्व व्यवस्था ख्याल में आ रही है? थोड़ी थोड़ी अलौकिक विश्व की व्यवस्था ख्याल में आ रही है, लौकिक विश्व के सिमिलर दिखाई दे रही है। इस दुनिया के साथ में हम कंपैरिजन करके देख पा रहे हैं अपनी दुनिया को, और अपनी अलौकिक दुनिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी समझना, ये 2 पैराग्राफ में इस 7वें नंबर के पॉइंट को समझाया है बड़े सुंदर ढंग से। पहले दुनिया की व्यवस्था को समझिए जो लोक में चलता है। पूरा पैराग्राफ, दो देशों के बीच जो विभाजन रेखा होती है वह अत्यंत अभाव स्वरूप होती है। भारत पाकिस्तान की बाउंड्री, चाइना बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, तैनात हैं, अत्यंत अभाव स्वरूप होती है। दो देशों के बीच, देश की चर्चा कर रहे हैं, उन दोनों के सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते। भारत की स्थिति भारत भुगतेगा, और चाइना, नेपाल है, जो दूसरे देश हैं, बांग्लादेश, उन सब के अपने अपने देश भुगतेंगे।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान पास के जो देश हैं, अमेरिका का अलग काम है, उधर का अलग है, ईरान, इराक वगैरह के अलग अलग है, सब अलग अलग अपने अपने सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते। प्रत्येक के अपने सुख दुख लाभ हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपने हिताहित पृथक पृथक होते हैं। किंतु एक देश के, अभी दुनिया की व्यवस्था की बात कर रहे थे, दो देशों की बात कर ली, अब कह रहे हैं एक देश के विभिन्न प्रदेशों, जिलों, नगरों, ग्रामों, विभागों के सुख दुख, समृद्धि, सुरक्षा, हिताहित, लाभ हानि सम्मिलित होते हैं। यही कारण है कि ये भेद वास्तविक नहीं है व्यवस्था के लिए किए गए काल्पनिक भेद है, पर हैं अवश्य। इनसे सर्वथा इनकार नहीं किया जा सकता है। बोलो, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये भेद ही नहीं है, भेद है अवश्य भाई साहब। आप देखिए, पाकिस्तान में यदि कहीं कुछ हो जाता है तो हिंदुस्तान को क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, थोड़ी सी सिंपैथी जरूर प्रकट कर देगा, लेकिन कुछ लेना देना तो कुछ नहीं है ना। लेकिन यदि महाराष्ट्र में कुछ हो गया है, या तमिलनाडु में बाढ़ आ गई है, उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आ गई है, कहीं भूकंप के झटके लग रहे हैं, तो पूरा ही देश प्रभावित होता है ना, क्योंकि इनके सुख दुख आदि सब सम्मिलित हुआ करते हैं। क्या कोरोना में सारे ये ऐसी है स्थितियां, क्या कहो क्या। देखिए उसी प्रकार माने भेद है ही नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते, भेद हैं भी लेकिन वे काल्पनिक है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना। माने ज्ञान दर्शन में भेद है या नहीं है, लेकिन ज्ञान दर्शन का भेद जीव पुद्गल के भेद जैसा नहीं है, शरीर आत्मा के भेद जैसा नहीं है। देखिए उसी प्रकार दो द्रव्यों के बीच जो विभाजन रेखा होती है, वह जैसा सांगोपांग घटित करते हैं, ऐसा लगता है टोडरमल जी की शैली दिखती है बिल्कुल। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जिस शैली का प्रयोग किया है, जिस सांगोपांग रूप से वे दृष्टांतों को सिद्धांतों पर घटित करते चले जाते हैं, उसी शैली का प्रयोग दादा की इस पूरे 2-3-4 पेज का उदाहरण है ये लगातार चलने वाला। इन 4 पेजों में बिल्कुल उसे सांगोपांग रूप से उसी तरह से घटित किया है। और क्यों नहीं हो, शिष्य भी तो टोडरमल जी के हैं टोडरमल जी साहब पर पीएचडी की है इन्होंने, इनकी पीएचडी टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व है, टोडरमल जी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। देखिए क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार दो द्रव्यों के बीच जो विभाजन रेखा होती है वह अत्यंत अभाव स्वरूप होती है, क्योंकि उन दोनों के सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते। इनकी चर्चा कर रहे हैं, दो द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं, सुख दुख लाभ हानि सम्मिलित नहीं होते। प्रत्येक के अपने सुख दुख लाभ हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा व्यवस्था, अपने हिताहित पृथक पृथक होते हैं। ठीक है, माने एक जीव के सुख दुख अपने हैं, दूसरे जीव के सुख दुख अपने हैं, स्वतंत्र है ना दोनों के सुख दुख लाभ हानि वगैरह। मैं कितना दुखी हूं, कितना पीड़ित हूं, कितना आकुलित हूं, ये मेरे सुख दुख और मेरी आकुलता, मेरी समृद्धि, मेरी सुरक्षा व्यवस्था, मेरी भलाई, ये सब मेरी है, और दूसरों की है। किंतु एक द्रव्य के प्रदेशों, अब ध्यान दीजिएगा, द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं, अनंत गुणों और अनंतानंत पर्यायों के सुख दुख, समृद्धि, सुरक्षा और हिताहित सम्मिलित होते हैं। माने आकुलता से दुखी है तो आकुलता से अकेला चारित्र गुण ही दुखी होगा क्या? क्योंकि वो तो चारित्र गुण की पर्याय है। उस चारित्र गुण की पर्याय रूप आकुलता से अकेला चारित्र दुखी है कि पूरा द्रव्य ही दुखी है? यही कारण है कि द्रव्य की मर्यादा के भीतर समझने समझाने की दृष्टि से किए गए भेद वास्तविक नहीं है, पर हैं अवश्य। इनसे सर्वथा इनकार करना भी वास्तविक नहीं होगा, इनसे सर्वथा इनकार भी नहीं कर सकते हैं हम, हैं अवश्य वैसा। चलिए, इस प्रकार के भेद को शास्त्रीय भाषा में अतद्भाव रूप भेद भी कहते हैं।
ख्याल में आ गई? अतद भाव, अतद भाव कहते हैं। मैंने अभी तक जितने वेदों की चर्चा की है आपने मुख्य रीति से यहाँ उदाहरणों में देखा होगा, प्रांतों में, नगरों में, इनमें उनमें सब में जो आपस में रिलेशन बतलाए, मानो ये सद्भूत व्यवहार जैसी चर्चाएं चल रही थी। एक ही देश में रहने वाले अनेक प्रांत, अनेक नगर, उनका परस्पर में गांवों में एक दूसरे के साथ में रिलेशन, उनके सुख दुख सम्मिलित होना, तो ये सब सद्भूत व्यवहार जैसी चर्चा चल रही थी। अब यहाँ थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कुछ बात असद्भूत के संदर्भ में कह रहे हैं। अभी तक तो देश की अखंडता के संदर्भ में बात की, अपनी प्रभु संपन्नता के संदर्भ में बात की, एकता को कायम रखने की बात की, दूसरे से भिन्नता की बात की, स्वतंत्र सत्ता की बात की। ये सब सद्भूत पने की चर्चा थी, एक ही वस्तु की, एक ही द्रव्य की, एक ही देश की। ये सब दूसरे से नहीं है कोई रिलेशन, हर देश अपने अपने में परिपूर्ण है, ये चर्चा हुई। अब ये कह रहे हैं नया पॉइंट है, कौन से नंबर का पॉइंट आ गया, लगाते रहना आप अपने हिसाब से। यद्यपि प्रत्येक देश अपनी स्वतंत्र प्रभु संपन्न सत्ता का स्वामी है, किसी देश का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है, तथापि विश्व के अनेक देशों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध सर्वथा न हो, ऐसी बात भी नहीं है। ऐसा थोड़ी न कि भारत का अमेरिका के साथ में कोई संबंध ही नहीं है, भारत का चाइना के साथ में कोई संबंध ही नहीं है। अरे इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, वहां का तेल यहाँ आता है, यहाँ की चीजें बाहर जाती है। बोलो, सोच, मतलब ऐसा थोड़ी ना बिल्कुल ही संबंध नहीं हो, बिल्कुल है, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उसे भले ही स्वीकार नहीं हो, तथापि विश्व के अनेक देशों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध सर्वथा न हो, ऐसी बात भी नहीं है। एक दूसरे के बीच कुछ व्यावहारिक संबंध पाए ही जाते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्र प्रभु संपन्न सत्ता का स्वामी है। हर द्रव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता का स्वामी है, किसी अन्य द्रव्य का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं है। तथापि अनेक द्रव्यों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध सर्वथा ही न हो, ऐसी बात भी नहीं। एक दूसरे के बीच कुछ व्यवहारिक संबंध पाए ही जाते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आखिर जीव चल रहा है तो धर्म अधर्म द्रव्यों का चलने में, रुकने में, काल का परिणमन में, आकाश का रहने में, आखिर इनके परस्पर में संबंध है ही ना। किसी भी प्रकार के संबंध नहीं हो ऐसा थोड़ी ना। आखिर द्रव्य कर्मों का आत्मा के साथ में भी तो संबंध देखा जाता है। द्रव्य कर्मों का उदय, द्रव्य कर्मों की उदीर्णा, उससे भी तो जीव प्रभावित होता हुआ देखा जाता है। मतलब कुछ तो रिलेशन है ही ना उनमें। सर्वथा उन संबंधों को, उन रिलेशंस को झूठा तो नहीं कहा जा सकता है। सर्वथा हम ये तो नहीं कह सकते हैं नहीं नहीं भाई साहब ये तो है ही नहीं, अरे क्या बात करते हो, नास्ति सर्वोपि संबंध है, नास्ति सर्वोपि संबंध है। अरे भाई बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मिलजुल करके रहो, यही कहते हैं ना। पाकिस्तान के साथ में बिगाड़ो मत, ये तो कहेंगे ना। चाइना के साथ में आपकी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मधुर संबंध होने चाहिए परस्पर देशों के साथ में। इसी तरह के मधुर संबंध होने चाहिए शरीर आदि के साथ में। बिगाड़ो मत, अच्छा इससे तो मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है अब तो शरीर को तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। अरे भाई तू क्या क्या सोच रहा है, ऐसा थोड़ी ना शरीर को तोड़ने फोड़ने पर उतारू। नहीं, कोई संबंध नहीं है शरीर से हमारा भाई, बहुत संबंध है। क्या पड़ोसी के घर में आग लगती है तो उसकी लौ, उसकी चिंगारी, उसकी आंच हमारे घर पे भी आती है। इसलिए ऐसा नहीं समझिए आप, यदि भूकंप नेपाल में आएगा तो उसकी दरारें हिंदुस्तान तक भी आए बिना नहीं रहेगी क्या। इसलिए सर्वथा उनके संबंधों से इनकार नहीं किया जा सकता। कितना सुंदर असद्भूत व्यवहार नहीं के संबंध में बतला रहे हैं यहाँ। बीच में किसी का प्रश्न आया है, अतद भाव क्या होता है? अतद भाव, आधा मिनट लगेगा, हम रुक लेते हैं अतद भाव पर। जिनके द्रव्य, क्षेत्र और काल एक हो और भाव अलग हो, उसका नाम अतद भाव है। क्या कहा? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चार होते हैं ना। इनमें द्रव्य, क्षेत्र और काल, ये तीनों एक ही हो
लेकिन भाव भेद हो उसका नाम अतद भाव है। जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, प्रदेश, पर्याय, द्रव्य में रहने वाले शक्तियां, एक ही द्रव्य में रहने वाली, तो ज्ञान का द्रव्य और चारित्र का द्रव्य अलग अलग नहीं है, इनमें द्रव्य भेद नहीं है। ज्ञान का क्षेत्र और दर्शन, चारित्र, सुख आदि के क्षेत्र अलग अलग नहीं है। ज्ञान आदि का काल, इसी तरह से सुख, वीर्य, चारित्र आदि का काल अलग अलग नहीं है, लेकिन ज्ञान का भाव जानना है और श्रद्धा का भाव तन्मयता है, ये फर्क है। तो ऐसा फर्क तो है ही ना दोनों में। तो इस तरह से हमारे को ये समझ लेना चाहिए, अतद भाव माने एक ही द्रव्य के भीतर रहने वाले गुणों में द्रव्य पर्याय का जो परस्पर में भेद है वो अतद भाव कहलाता है। देखिए अभी यहाँ क्या चल रही थी अपनी चर्चा, एक बात हो गई कि सर्व था, मतलब दूसरे देशों के साथ में परस्पर संबंध है हमारे, ये बात यहाँ कही जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। देश की आंतरिक व्यवस्था में जितना बल राष्ट्रीयता पर दिया जाता है उतना प्रांतीयता पर नहीं। बोलो आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से कितना बल दिया, अखंड भारत की बात होनी चाहिए, अखंड भारत की बात होनी चाहिए, हम लोग सब भारतीय हैं, हम लोग सब भारतीय हैं, क्या सब भारतीय हैं अपन लोग। अच्छा, राष्ट्रीयता पर बल दिया जाता है, उतना प्रांतीयता पर नहीं। राष्ट्रीय भावना उदात्त मानी जाती है और प्रांतीय भावना या प्रांतीयता को हेय दृष्टि से देखा जाता है। आज क्या चल रहा है बताइए, महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र, मराठी मराठी, ऐसा ऐसा जो कुछ भी चलता है, तो फिर वो तकलीफें खड़ी होती है। इसी तरह से गुजरातियों के चित्त में गुजरात गुजरात, अरे क्या तो कौन सी कहावत चलती है भूल गया मैं, जहां बसे कोई गुजराती तहां बसे गुजरात, ऐसा ऐसा कहा जाता है। जहां कोई गुजरात, अरे तमें गुजराती छो, हूं पण गुजराती छो। तो ये ऐसा ऐसी आत्मीयता होती है प्रांतों के नाम पर, लेकिन ये कह रहे हैं उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है ना, क्योंकि राष्ट्रीयता देश की एकता को मजबूत करती है और अखंडता की पोषक होती है, जबकि प्रांतीयता अखंडता की विरोधी होने से देश की एकता को कमजोर करती है। यानी प्रांतीयता की बात जो है वो थोड़ी कमजोर करने वाली बात दिखाई देती है। देखिए क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार द्रव्य की आंतरिक व्यवस्था में, अब उसको घटित कर रहे हैं यहां, उसी प्रकार द्रव्य की आंतरिक व्यवस्था में जितना बल अभेद पर दिया जाता है उतना बल भेद पर नहीं। अभेद अखंड द्रव्य है, जितना बल अभेदता पर दिया जाएगा जनवाणी में, उतना भेदों पर बल थोड़ी ना दिया जाएगा। अभेद ग्राही निश्चय नय को भूतार्थ सत्यार्थ कहकर उपादेय बताया जाता है और भेद ग्राही व्यवहार नय को अभूतार्थ असत्यार्थ कहकर हेय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभेद ग्राही निश्चय नय द्रव्य की अखंडता का पोषक होने से एकता को मजबूत करता है, अनेकता के विकल्पों का शमन करता है और आत्मानुभूति की प्राप्ति का साक्षात हेतु बनता है, जबकि भेदग्राही व्यवहार ने विकल्पों में ही उलझाए रखता है। बोलो क्या सुंदर ढंग से विषय का स्पष्टीकरण करते हैं, कितना अच्छे से विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, कितना अच्छे से एक एक बात को समझा रहे हैं। देखिए और सुनिए जरा, इन्हीं बातों को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक देश की सर्वोच्च सत्ता का मूल कार्य देश की आंतरिक अखंडता कायम रखकर अन्य देशों से अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखना होता है। क्या कहा, वापस वापस देखो, प्रत्येक देश की सर्वोच्च सत्ता का मूल कार्य क्या है। हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च सत्ता संपन्न है, वे क्या करेंगे, उनका क्या काम है? उनका मूल काम है आंतरिक अखंडता कायम रहे और अन्य देशों की सीमा को सुरक्षित रखना होता है। इसका मतलब
राजस्थान और महाराष्ट्र आपस में झगड़े नहीं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर सुरक्षित रहे। यही तो काम है ना। देश की सुरक्षा का अर्थ ही यह होता है कि अन्य देशों का हस्तक्षेप अपने देश में नहीं होने देना। यही तो सुरक्षा का अर्थ है। देश की सुरक्षा का मतलब क्या है? देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। सर्वोच्च सत्ताधारी चाहे वे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, उनका यह कर्तव्य है कि वे इस मर्यादा की सुरक्षा करें। ये काम है उनका और करते हैं सभी। प्रत्येक द्रव्य की सर्वोच्च सत्ता भी वही है जो द्रव्य की आंतरिक अखंडता कायम रखकर अन्य द्रव्यों से उसकी पृथकता स्थापित रखे। द्रव्य की सर्वोच्च सत्ता। निज द्रव्य में अन्य द्रव्यों के हस्तक्षेप का निषेध एवं अपनी आंतरिक अखंडता, गुण भेदाधिक का निषेध ही जिसका कार्य है, वह निश्चय नहीं वस्तुतः न्यायाधिराज है। यह न्यायाधिराज ही द्रव्य को सच्ची सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करता है। कितना सुंदर पैराग्राफ है। आप देखो, सर्वोच्च सत्ता का काम क्या है? पर से भिन्नता रखना है। सर्वोच्च सत्ता का काम क्या है? दूसरे देशों से सुरक्षा और अपनी अखंडता। ये न्यायाधिराज भी वही काम करता है। दूसरों पर से भिन्न और अपने से अभिन्नता की बात करता है। दूसरों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, दूसरों से भिन्न, नास्ति सर्वोपि संबंध की चर्चा करता है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई न किसी का काम करे, ऐसी बात करता है ये न्यायाधिराज। और अपनी जो अखंडता है उसे कायम रखना है। नहीं भैया, ना ज्ञान, ना दर्शन, ना चरण, ऐसी चर्चा कर रहा है। ज्ञान, दर्शन, चरण ये भेद नहीं है। आप इस धोखे में मत रहो। सातवीं गाथा में जो भेद किए तुरंत एक झटके से निषेध कर दिया भेदों का। देखिए आगे, प्रत्येक देश की परदेश से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, अभेदता, अखंडता ही सच्ची सुरक्षा है। दो वाक्य आ गए इसमें, परदेश से भिन्नता और अपने से अभिन्नता। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर से भिन्नता और अपने से अभिन्नता, अखंडता, अभेदता ही सच्ची सुरक्षा है, शुद्धता है। ठीक है, और आगे चलो। जिस प्रकार किसी देश की सुरक्षा को कायम रखते हुए भी अभेद अखंड देश की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से अनेक खंडों में विभाजित करना पड़ता है तथा अन्य देशों से भी आवश्यक संबंध बनाने पड़ते हैं। अब देखिए, दो काम हुए यहाँ। अब यहाँ व्यवहार की चर्चा शुरू कर रहे हैं। व्यवहार समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें थोड़ा हाईलाइट दिख रहा है व्यवहार क्या? देखो, आप दृष्टि केंद्रित करके देखेंगे तो आपको इसमें दो तरह के व्यवहारों की सुगंध आएगी। जिस प्रकार देश की उक्त सुरक्षा को कायम रखते हुए भी अभेद अखंड देश की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से, अखंड देश की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से, ये तो हो गया निश्चय नहीं। फिर कह रहे हैं अनेक खंडों में विभाजित करना पड़ता है, ये हो गया सद्भूत व्यवहार। और अन्य देशों से भी आवश्यक संबंध बनाने पड़ते हैं, ये हो गया असद्भूत व्यवहार। ठीक है, कठिन तो नहीं है बात। कहाँ कहाँ कौन कौन से, अभी आगे कितना उसको मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कितना कितना अभी तो वस्तु व्यवस्था समझा रहे हैं बस, तुरंत आप यहाँ अपने दिमाग के अंदर घटित करते जाइए। तदर्थ माने इसके लिए सर्वोच्च सत्ता प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक विभाग बनाती है, जैसे गृह विभाग और विदेश विभाग आदि। ये विभाग बनते हैं। ये गृह विभाग है, ये विदेश विभाग है, ये गृह मंत्री है, ये विदेश मंत्री है। मैं आपसे पूछता हूं, गृह मंत्री तो अपने देश का है, विदेश मंत्री तो परदेशी होगा ना? विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री भी कोई विदेशी व्यक्ति नहीं है। विदेश मंत्री भी है तो देश का ही, तो फिर उसे विदेश, अरे वो विदेश संबंधी व्यवस्थाओं को देख रहा है। गृह विभाग आंतरिक अभेद में भेद डालकर अपनी व्यवस्था बनाता है, ये गृह विभाग जिलों प्रांतों में बांटकर। और विदेश विभाग जिनसे देश का कोई आंतरिक संबंध नहीं
उन देशों से भी व्यवहारिक संबंध स्थापित करता है। पॉइंट टू भी नोट, ध्यान देना क्या कह दिया है। गृह विभाग सद्भूत व्यवहार है, विदेश विभाग असद्भूत व्यवहार है। क्या क्या जय जी साहब, गृह विभाग कैसा है? सद्भूत व्यवहार है। गृह विभाग भेद डाल डाल करके खत्म कर रहा है गृह विभाग, और प्रांतों में जिलों में बांट दिया, उनकी व्यवस्थाओं को देख लिया। और विदेश विभाग कैसा है? विदेश विभाग असद्भुत व्यवहार जैसा है। बोले जिनसे कोई संबंध नहीं है उनसे भी व्यवहारिक संबंध स्थापित करता है, असद्भुत व्यवहार पर द्रव्यों के साथ। उसी प्रकार मूल स्वरूप अर्थात पर से भिन्नता और अपने से अभिन्नता अखंडता को कायम रखकर विश्व व्यवस्था को समझने समझाने के लिए अभेद एक द्रव्य की आंतरिक संरचना के स्पष्टीकरण के लिए, क्या एक द्रव्य की आंतरिक संरचना के स्पष्टीकरण के लिए अभेद में भेद किए जाते हैं। क्यों किए साहब? ज्ञान दर्शन के भेद। क्यों किए? सुखवीर चारित्र के भेद समझने समझाने के लिए किए जाते हैं। और विभिन्न द्रव्यों के बीच पारमार्थिक संबंध न होने पर भी वे सब इस विश्व में एक साथ किस प्रकार रहते हैं, उनमें एकमात्र एक क्षेत्र में रहने मात्र का ही संबंध है, या अन्य प्रकार से भी वे किसी प्रकार संबंधित हैं, मात्र संयोग है या संश्लेष भी है, आदि प्रश्नों का समाधान करता है व्यवहार में, अद्भुत व्यवहार में। पर के साथ में किस तरह का संबंध है, कैसा संबंध है, अकेला संयोग है कि संश्लेष भी है। संयोग तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, टेबल पर रखी हुई पुस्तक जैसा, संश्लेष दूध पानी जैसा है, मिले जुले जैसे दिखाई देते। तो ये सब विचारणीय जैसी बातें दिखती है। देखिए आगे, जिस प्रकार एक अखंड देश की आंतरिक व्यवस्था को स्वराष्ट्र मंत्री गृह मंत्री संभालता है और दूसरे देश के संबंधित कार्यों को परराष्ट्र मंत्री माने विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर संभालता है, देखता है, उसी प्रकार अखंड एक द्रव्य में भेद डालकर समझने समझाने का कार्य करता है सद्भूत व्यवहार नय, और दो भिन्न द्रव्यों के बीच संबंध बताने का कार्य असद्भूत व्यवहार नय का है। अब थोड़ा थोड़ा नयों के ऊपर घटित करते चल रहे हैं इन सब बातों को। आपको कितना सांगोपांग दृष्टांत दिखाई दे रहा है, कितनी सुंदर व्यवस्था दिख रही है? अखंड द्रव्य में गुण गुणी के आधार पर जो भेद बताया जाता है उसमें भी इस प्रकार का भेद किया जाता है कि यह भेद शुद्ध गुण गुणी आदि में है या अशुद्ध गुण गुणी आदि में। माने जो अभेद अखंड में भेद किया है वो भी शुद्ध में है कि अशुद्ध में है। यदि शुद्ध गुण गुणी आदि में हुआ तो उसे विषय बनाने वाला नय शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय कहा जाएगा, और यदि अशुद्ध गुण गुणी आदि में हुआ तो उसे अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय कहा जाएगा। इस प्रकार सद्भूत व्यवहार नय भी शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय के भेद से दो प्रकार का हो जाता है, जिन्हें अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय और उपचरित सद्भूत व्यवहार नय के नाम से भी अभिहित किया जाता है। बोलो, माने क्या सद्भूत व्यवहार नय है, और वो सद्भूत व्यवहार भी शुद्ध और अशुद्ध के भेदों के रूप में दो प्रकार से बट गया है। देखिए आगे, इसी प्रकार दो द्रव्यों के बीच जो संबंध पाया जा रहा है वह संश्लेष सहित है या संश्लेष रहित है? भाई दो द्रव्यों के बीच भी जो संबंध है वो संश्लेष रहित है या संश्लेष सहित है? यदि वह संश्लेष सहित हुआ तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय होगा। संश्लेष सहित का मतलब दूध पानी जैसा मिला हुआ, एक में एक, शरीर आत्मा जैसा, द्रव्य कर्म और आत्मा का संबंध जैसा, ये संश्लेष जैसा है संबंध, तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय होगा। और यदि संश्लेष रहित हुआ तो उपचरित असद्भूत व्यवहार नय की विषय सीमा में आएगा। इस प्रकार अनुपचरित और उपचरित के भेद से असद्भूत व्यवहार नय भी दो प्रकार का हो जाता है। माने कैसा संबंध है उसके आधार पर बात कर रहे हैं। इस प्रकार
हम देखते हैं क्या कि अलौकिक विश्व की संरचना एवं स्वचालित पूर्ण व्यवस्थित व्यवस्था समझाने के लिए व्यवहारनय और उसके उक्त भेद प्रभेद सार्थक ही नहीं आवश्यक भी है क्या। तो इस तरह से ये जो देश वाला जो उदाहरण था, माने देश और दुनिया का, इसके आधार पर व्यवहारनय की बात को यहाँ बड़े अच्छे ढंग से भेदाभेद रूप से समझाया गया। और अब कुछ एक वजन की चर्चा यहाँ ये कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रैक देश और दुनिया से बदलकर वजन के ऊपर ले गए हैं, जिनके माध्यम से इन व्यवहार नयों की वैल्यू समझ में आती है कि किसका कितना वजन है, कौन सा व्यवहार नय। सभी प्रकार के व्यवहार नय एक जैसे नहीं होते हैं, सभी प्रकार के कथनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता है, दो प्रकार के व्यवहार एक जैसे नहीं है। मुझे बतलाइए, जिनके साथ में ब्लड रिलेशन है उन्हें अपना भाई कहना, और जो चाचा के मामा के लड़के हैं उन्हें अपना भाई कहना, और रोड पर चलते हुए किसी व्यक्ति को भाई कह देना, भाई साहब कह देना, और अपने साधर्मियों को हमारे भाई कह देना, क्या ये सब भाई एक जैसे हैं? इनमें कौन सा निश्चय से है कि सभी व्यवहार है? तो क्या सारे व्यवहार एक जैसे हैं क्या? इन व्यवहारों में भी तो कितना अंतर होगा ना। इसी तरह से हर व्यवहार, उपचरित असद्भूत व्यवहार और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, इन दोनों व्यवहारों के वजन में, इनके द्वारा कही गई बात में जमीन आसमान का अंतर होता है, इन्हें एक समान नहीं माना जा सकता है। और इस बात को वजन के उदाहरण के माध्यम से आगे समझाया है, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में, यदि किसी का कोई प्रश्न हो अत्यंत संक्षेप में, तो हम 1 मिनट में उस चर्चा को लेंगे, नहीं तो कोई विशेष प्रश्न हो तो फिर चर्चा कल ही करेंगे, है ना। कल पर ही छोड़ दें। चलिए जनवाणी स्थिति ले लेते हैं हम लोग, कल करेंगे चर्चा। बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है, पूरा स्वरूप स्पष्ट होने वाला है वजन के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, कल होगी चर्चा। जनवाणी स्थिति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे